बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसराइल हमास वार के अंदर अभी तक कितने फ़लस्तीनियों को शहीद किया। तकरीबन सारे 18,000 फ़लस्तीनी अभी तक शहीद हो चुके हैं इसराइल हमास वार के अंदर, इसराइल फ़लस्तीन वार के अंदर। और इसमें जो तकरीबन सारा कसूर है वो सारे का सारा एआई का है। ये कहानी शुरू कैसे होती है, इसराइल इस हद तक किस तरीके से पहुंचा, उसको ये सलाहियत किस तरीके से मिली, किस तरह उसे डेवलप की, उसके ऊपर थोड़ी मुख्तसरन बात कर लेते हैं। बात है 2015 की। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो था, CES लास वेगस में होता है हर साल, मैं उसमें गया हुआ था। वहाँ एक छोटी सी कंपनी थी इसराइल की, उसका नाम था ग्राफिक, GRAFFIC, ग्राफिक इनकॉर्पोरेशन। उन लोगों ने अडेप्टिव वीडियो एक्सीलरेटर के नाम से, AVA के नाम से एक डिवाइस मुतारिफ़ करवाया जो आपके टीवी के अंदर लग जाता है और जब वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 2015 की, ये आपके जहन में रहना चाहिए। अभी तो नेटफ्लिक्स वगैरह से, जितनी भी हुलू टीवी वगैरह स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म से हर बंदे वाकिफ़ हैं। तो उन्होंने AVA डिवाइस निकाला कि आपकी टीवी में लग जाएगा और जो भी आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करेंगे उसकी क्वालिटी को बेहतर करेगा। और उस वक्त दुनिया के अंदर ये वाई डिवाइस था। ये आगे चल के CDN का कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, उसकी बुनियाद बना। तो खैर उन्होंने AVA निकाल दिया। इस वक्त दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो AVA डिवाइस वो इसराइल का यूज़ कर रही हैं। ZTE, सैमसंग, LG, TLC, ये बड़े बड़े जितने भी ब्रांड हैं इन सब के अंदर ये इसराइल की कंपनी ग्राफिक का AVA लगा हुआ होता है। दुनिया में कहते क्या है, रिसर्च है कि इस वक्त हर 3 में से एक टीवी के अंदर इसराइल की ये प्रोडक्ट मौजूद है। इस प्रोडक्ट को 2019 में रोकू अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने एक्वायर कर लिया और बाद में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर और निकाला CDN का, उसका नाम था DAS, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज नेटवर्क के नाम से, जो डिस्ट्रीब्यूटेड एडेप्टिव स्टोरेज के नाम से। वो ब्लॉकचेन बेस्ड था। जो कुछ भी आप टीवी में देखते हैं, जो प्रोग्राम्स देखते हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो उस ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर कर रहा है। तो 2 ही नेटवर्क हैं बड़े दुनिया में इस वक्त CDN के। एक ये रोकू का हो गया जो उन्होंने ग्राफिक को ख़रीद लिया, और एक अकामाई है। तो अकामाई हो गया, गूगल चले तीसरा हो गया। तो ये 3 नेटवर्क है दुनिया के अंदर CDN के। अब आजकल के दौर में आप टीवी को नहीं देख रहे होते, टीवी आपको देख रहा होता है। आपने कभी गौर किया कि इन्फ्लेशन दुनिया में बढ़ गई है, दुनिया की हर चीज़ महंगी हो गई है, प्याज महंगी हो गए, आलू महंगे हो गए, घर महंगे हो गए, सोना महंगा हो गया, गाड़ियाँ महंगी हो गई। ये टीवी क्यों सस्ते होते चले आ रहे हैं? RCA ने मेरे ख्याल से 1973 के अंदर पहला वो कैथोड रेस ट्यूब वाला कलर टीवी निकाला था, CRT का। वो $374 था। वो आजकल के हिसाब से पता नहीं कोई 20,000 से ऊपर डॉलर बनेंगे। वो 15 इंच का था। अभी आपको 55 इंच का टीवी, यहाँ अमेरिका में 30 इंच का कलर टीवी आपको $100 के अंदर मिल जाता है। 55 इंच की अभी हॉलीडे सेल लगी हुई है तो उसके ऊपर $200-250 के आते हैं। ठीक है, फ्लैट स्क्रीन हो गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट कर ली कि एक ही ग्लास शीट होती है, उससे मल्टीपल टीवी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद टीवी बड़े सस्ते हो गए। और टीवी इसलिए सस्ते हो गए, तमाम आपका डेटा लेते हैं, उस डेटा को आगे बेच देते हैं। जितने भी स्मार्ट टीवी हैं ये सब के सब पीछे कोई ना कोई CDN नेटवर्क होता है, इनके पास AVA लगा हुआ होता है, कोई ना कोई डास प्लेटफॉर्म लगा हुआ होता है कि इसकी आपकी एक मूवमेंट, आप क्या देख रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन सा बच्चा क्या देख रहा है, क्या बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्टोर करके आगे सेल कर रहे होते हैं। अब यहाँ स्टोरी को हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, दूसरी जगह के ऊपर बात करते हैं। तो ये तो एक तो हो गया कि इन्होंने ये टीवी है और टीवी टेक्नोलॉजी के अंदर इसराइल बहुत आगे है। इसराइल इनोवेशन अथॉरिटी है। इसराइल इनोवेशन अथॉरिटी 2021 के अंदर खाली मुल्क के अंदर $27 बिलियन की फंडिंग लेकर आई। VC फंडिंग जो स्टार्टअप्स को हुई है $27 बिलियन। अपने आप से कंपेयर करें, अब $1 बिलियन के लिए दुनिया भर में हाथ फैलाए खड़े हुए। और वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं और उन्होंने AI वारफेयर पे काम शुरू कर दिया। पहले भी काम शुरू किया था जिसको हम एल्गोरिथमिक वारफेयर भी कहते हैं। मुझे याद है जब मैं GIK में था तो वो नंबर्स शो आता था, तो उसके हम एक एपिसोड देखते थे और बाद में रात को उसको कोट करते थे। तो किम रोसमोस का वो फार्मूला था क्राइम पुलिसिंग के ऊपर, पुलिसिंग के क्राइम हॉटस्पॉट्स के ऊपर। तो खैर उसके ऊपर बड़े इतराज़ात हुए कि जी आप मूवी दिखाते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे। वो सिलसिला वहाँ पर ख़त्म हो गया। ये हम 2011 की बात कर रहे हैं। तो इसराइल एल्गोरिथमिक वारफेयर के अंदर इस वक्त दुनिया की नंबर 1 कंट्री है और उसको बड़ा यूज़ कर रहा है। और पूरी दुनिया इस थिएटर के अंदर, वार थिएटर के अंदर लाइव इसकी प्रैक्टिस को देख रहे हैं कि ठीक है कौन कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। और आप देखिएगा इस इसराइल की इस वार के बाद जब भी ख़त्म होती है, इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाए, इसराइल ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में भेजेगा।
वो बम हो, वो एआई एल्गोरिथम वारफेयर हो, वो इनकी असैसिनेशन फैक्ट्री हो जिसके ऊपर भी हम बात करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें दुनिया को बेचना शुरू कर देगा और हम लोग उसमें बहुत बहुत पीछे हैं। यूएस ने अभी लीमा फोर्स लॉन्च की है, वो डॉक्टर केथलीन के साथ डीओडी के अंदर, तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं कि जनरेटिव एआई को डीप फेक को वारफेयर के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा भी डीप फेक्स के ऊपर आप कोई भी तस्वीर बना दें, कोई भी पोस्टर बना दें और आप किसी भी साइट को सच्चा या झूठा साबित कर सकते हैं, क्योंकि आवाम का जो ओपिनियन होता है, पब्लिक का जो ओपिनियन होता है, उसको फेरने के लिए आपको इस तरह की तस्वीरें चाहिए होती हैं। आप दिखा दीजिए बच्चा जला दिया, औरतों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, और उससे आप पूरे के पूरे आप मीडिया को चेंज कर सकते हैं। और हम और फ़लस्तीन की साइड पर कोई दिखाएं कि हमारे बच्चे मर गए हैं, तो आप बोल दीजिए ये तो झूठ है, तो डीप फेक से बनाए गए हैं। तो अपने झूठ को सच साबित कर सकते हैं, उनके सच को झूठ साबित करते हैं। ये सब कुछ हो रहा है जनरेटिव एआई से। हम लोग इसके ऊपर सो रहे हैं, वो बहुत दूर की बात है। हमारे पास आज तक जो साहब का छोटा होता है, जो अर्दली होता है, जो पीएसओ होता है, वो उनकी ईमेल निकाल के दे रहा होता है और साहब की ईमेल डिपार्टमेंट में 6 लोगों के साथ शेयर हो रही होती है पासवर्ड्स के साथ, और वो आज तक कॉपी के ऊपर नोट्स बना के कोई कोड लिख रहे होते हैं, उसको पर्सनल डायरी में रखते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर उस कोड की तस्वीर 6 लोगों से शेयर कर लेते हैं कि आपस में हम लोग इस तरह बात करेंगे। तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हम लोग बहुत पीछे। हम वापिस आते हैं। इसराइल ने इन तमाम डेटा को यूज़ करते हुए, जो भी टेलीविज़न से आ रहे हैं, बाकी डिवाइसेस से आ रहे हैं, एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है वुल्फ पैक। इसराइल इंटेलिजेंस का एक डिपार्टमेंट है जिसका नंबर है 8200, उसको 8200 डिपार्टमेंट कहते हैं, 8200। उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसका नाम है टाड, टारगेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, TAD। तो ये टारगेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला, उसका नाम है वुल्फ पैक। वुल्फ पैक को दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस कहते हैं, और फ़लस्तीनी डेटाबेस से ज़्यादा पैलेस्टीनियन के उसमें लोग हैं, उसमें तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हैं। उनके नाम, उनके घरों के एड्रेस, किस घर में, किस अपार्टमेंट में कितने लोग रहते हैं, वो कौन सी सेलफोन सर्विस यूज़ कर सकते हैं, कौन सा टीवी देख रहे हैं, उस पर क्या चैनल आ रहे हैं, कौन सा बंदा किससे कनेक्टेड है। खाली हमास ये वार में तो इस्तेमाल नहीं हो रही ना, हमास के पास तो पूरा इसराइल का इनक्लेव, उसका फ़लस्तीन का, गज़ा का इनक्लेव भी है जिसकी वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी कर रही थी। तो बहुत सारे सिविलियन सर्वेंट्स भी हैं जो हमास से इस तरीके से कनेक्टेड है। अब इन्होंने निकाला, वुल्फ पैक के अंदर डेटा मौजूद है। वुल्फ पैक के 2 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जहाँ से डेटा आ रहा है। पहला है रेड वुल्फ। रेड वुल्फ जितनी भी आर्मी चेक पोस्ट लगी हुई है इसराइल की फ़लस्तीन के बॉर्डर के ऊपर, आप इजिप्ट से आ रहे हैं, आप उर्दन से आ रहे हैं, आप इसराइल से तल अवीव से जा रहे हैं, वो सारा का सारा जब आर्मी चेक पोस्ट पे आपकी तस्वीर खींचती है, आपको देखते हैं, आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं, वो सारा डेटाबेस उस पर चले जाता है। दूसरा है ब्लू वुल्फ। ब्लू वुल्फ वो ऐप्स हैं जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर हैं, वो ऐप्स हैं जो टीवी के ऊपर हैं, वो ऐप्स से तमाम के तमाम डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं ताकि कंप्लीट डेटाबेस बन जाए। ये जो वुल्फ पैक है जिसमें रेड और ग्रीन, रेड और ब्लू है, ये सारा का सारा डेटा एक सिस्टम को देती हैं, एक सिस्टम के अंदर जा रहा है। वो सिस्टम जो इंजेस्ट करता है इस डेटा को, उस सिस्टम का नाम है गॉस्पेल। इंग्लिश में गॉस्पेल है, हिब्रू के अंदर उसको हप्सोरा कहते हैं। तो ये हप्सोरा जो सिस्टम है, अब उन्होंने वो ट्रैफिक लाइट सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल करते थे कि रेड है अगर, तो यहाँ पे टारगेट को नहीं मारना, सिविलियन कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाएंगी। येलो है तो ठीक है, आप अपनी ग्राउंड फोर्सेस वो भेज दें। ग्रीन है तो आप ड्रोन मार दें, आप उनको मिसाइल मार दीजिए। अब ये रूल्स उन्होंने बड़े नरम कर दिए सिस्टम के लिए, बजाय इसके कि कोई आर्मी ऑफिसर ही डिसाइड करे कि स्ट्राइक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये अथॉरिटी उन्होंने हफ्सोरा भाई साहब को दे दी, एक कि आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। सिविलियन की डेफिनेशन उन्होंने क्या कर दी कि उनको हमास का एक लो लेवल टारगेट भी चाहिए जिसका हमास से कोई ना कोई कनेक्शन हो। अब हमास आपके पास पानी मैनेज कर रही है और एक मीटर बेचारा रीडर है, जाके पानी का रीडर पड़ता है, वो भी हमास शुमार हो जाएगा। कोई बंदा है जो मेडिसिन में सप्लाई दे रहा है, जो लोगों की खैर खैरियत कर रहा है, हमास ने बोला कि जी आप जाएँ और एक फलाही डिस्पेंसरी खोल लें और कोई बीमार आए तो उनको दवा दे दिया करें, वो भी हमास वाला काउंट हो जाएगा। जो हमास के लिए झाड़ू लगा रहा है वो भी हमास वाला काउंट हो जाएगा। तो डेफिनेशन बहुत बड़ी हो गई, हर दूसरा बंदा हमास का काउंट हो रहा है। उसके बावजूद तो जब ये लोग किसी बिल्डिंग के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, हम लोग होते हैं ना सिविलियन ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, प्रोपोर्शनलिटी के अंदर सिविलियन ज़्यादा मर रहे हैं और ये कोलेटरल जो डैमेज हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्ट्राइक करने से पहले इस एल्गोरिथम को पता होता है कितने सिविलियन मरेंगे और अथॉरिटीज़ को पता होता है कितने सिविलियन मरेंगे, और बाकी आके सारा का सारा ड्रामा है। तकरीबन 600 से 1000 बंदे मरे हमास के इस वार में अभी तक, और वो भी वो लो लेवल टारगेट, मतलब कोई झाड़ू लगा रहा है तो भी हमास से, और कोई मेडिसिन दे रहा है वो भी हमास से। उसके बावजूद 600 से 1000 बंदे मरे और टोटल 18000 की कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ एक हमास के बंदे को मारने के लिए अब 18 फ़लस्तीनियों का खून बहा रहे हैं, और कोलेटरल डैमेज के नाम के ऊपर। इससे ज़्यादा बदतमीज़ी ये हुई है कि उन तमाम के तमाम स्ट्राइक्स को ऑथोराइज को इंसान नहीं कर रहा, वो हज़बोरा सिस्टम जो एआई का वो खुद ब खुद उसको कर रहा है। वो देखता है कि यहाँ पे बंदा मिल गया, वो जो सिस्टम उनके पास वुल्फ पैक से सारा का सारा सिस्टम आ रहा है, और उसके बाद उसके ऊपर स्ट्राइक मार देते हैं। अब इसके अंदर समझने की हम लोगों के लिए बहुत सारी बातें।
पहली बात तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। इससे पहले इसराइल की कैपेबिलिटीज़ थी कि वो 50 टारगेट को जोन इन कर सकते थे एक साल के अंदर, यानी पूरी रेकी करने के लिए, पूरी इंटेलिजेंस करने के लिए, कौन सा बंदा कहाँ जा रहा है, हमास की टनल क्या है, गजा का मेट्रो नेटवर्क क्या है, किसको किस तरीके से टारगेट करना है, कहाँ पे एयर स्ट्राइक करनी है बम की या मिसाइल्स की, उसको लॉक इन करने के लिए उनकी जो कैपेबिलिटी थी अभी एक साल पहले तक वो 50 टारगेट की थी पूरे साल में। अब वो कैपेबिलिटी बढ़कर 100 टारगेट की हो गई है दिन के अंदर। एक दिन के अंदर 100 टारगेट वो कर लेते हैं। अभी जो वार चल रही है इसमें जितने बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गए, वो 2/3 बनते हैं। वो प्रोपोर्शनल वाइज देखिए अगर तो सीरिया में भी ऐसा नहीं हुआ, इराक में भी ऐसा नहीं हुआ, कहीं पर अफगानिस्तान में भी ऐसा नहीं हुआ, इतने बच्चे और औरतें इस प्रोपोर्शन के साथ नहीं मारे गए। यहाँ पर हो रहा है 300 से ज़्यादा बम बरसाए जा रहे हैं एक दिन के। 1/3 ऑफ गजा आपने पूरे का पूरा डैमेज करके पूरे का पूरा उसको मतलब उसको आबी बुखारात की तरह हवा में उड़ा दिया। वो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। सब लोगों को अब साउथ गजा में साउथ फ़लस्तीन की तरफ आप पुश कर रहे हैं और वहाँ के ऊपर भी स्ट्राइक आप मारने के चक्कर में कि इनकी पॉपुलेशन इतनी थिन हो जाए कि लोग आगे सर्वाइव ना कर सकें। तो ये हज़बोला सिस्टम का लाइव डेमोस्ट्रेशन जिसके ज़रिए 300 बम बरसाए गए, 100 टारगेट एक दिन के अंदर सिलेक्ट किए गए, इतने ज़्यादा सिविलियंस मारे गए, 18,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है, ये पूरी दुनिया बैठ के आराम से देख रही है। और इसके बाद आपसे बहुत सारे बेनिफिक्टर्स देखेंगे। इंडिया ये टेक्नोलॉजी लेगा, रशिया पड़तोल रहा है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सके किसी तरह यूक्रेन के अंदर। चाइना भी सोच रहा है कि अभी क्या करें, टेक्नोलॉजी क्या है, हम किस तरीके से बना सकते हैं। हम लोग आराम से सो रहे हैं, हमारे पास ना वो कैपेबिलिटी है, ना वो सोच है, ना वो समझ है, ना इतना पैसा है। सीधी सी बात है हमारे पास कि हम टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर सकें। इवन कोई टेक्नोलॉजी पे बात भी कर सके, हमसे बहुत ज़्यादा पीछे है। तो ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर पहली मर्तबा वो हम फिल्म देखते हैं टर्मिनेटर में रोबोट्स बंदों को मार रहे हैं, ये बिल्कुल अभी हो चुका है। मैंने कुछ वीडियो पहले बनाई थी, मैंने एआई का कोर्स बनाया है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, आप जाके उसको देख लीजिए। 2-3 साल पहले बनाया था, तब भी मैंने डिस्कस किया था कि एक दिन होके रहेगा हमारी लाइफ टाइम के अंदर कि हम लोग मशीनों और एल्गोरिथम की वजह से कत्ल हो रहे होंगे। और हम लोगों का ये जो कत्ले आम है इनकी वजह से, मशीनों की वजह से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपके पास टाइम है तो आप ग्राफिक को पढ़ें, आप एवीएस सिस्टम्स को पढ़ें, आप टेलीविजन्स को देखें कौन सा आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी स्ट्रीमिंग क्या होती है, सीडीएन नेटवर्क्स क्या होते हैं। आप गोस्पेल के बारे में पढ़ें, आप हसबोरा के बारे में पढ़ें, आप वुल्फ पैक के बारे में पढ़ें कि आप समझ सकें कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम लोग कितने पीछे हैं। तो एआई ने पहली मर्तबा ज़िंदगी के अंदर 18,000 लोगों को मार दिया है और सबके सब दुनिया बैठ के उसको आराम से देख रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि टेक्नोलॉजी आपसे संभलेगी नहीं। अगर आप क्यू स्टार के बारे में देखें, चैट जीपीटी में क्या हुआ, सैम अल्टमैन क्यों फायर हुआ, क्यों वापस आया। सिंपल सी आपको बात बताऊँ, आइंस्टाइन का IQ कहते हैं 160 था, इस वक्त चैट जीपीटी जो 4 है उसका IQ 155 है। कहते हैं अगले 4 सालों के अंदर ये 10 गुना बढ़ जाएगा, तो 155 से 1550 हो जाएगा। एक इंसान आइंस्टाइन का 160 था, वो किस लेवल पर जाएगा। यही नहीं कि आपसे वो बहुत ज़्यादा सुपर हो जाएगा, सुप्रीम हो जाएगा, आपसे अच्छे बेहतर डिसीजन ले सकेगा। इतना आगे निकल जाएगा कि आप उसकी बात सिरे से समझ ही नहीं सकेंगे। आप केजी क्लास में चले जाएँ और आइंस्टाइन की कोई थ्योरीज़ वगैरह या स्टीफन हॉकिंग का लेक्चर देने लगे तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारा एआई का बिल्कुल हिसाब हो जाएगा। एआई जो डिसीजंस ले रही होगी, जो काम कर रही होगी, हमें कोई आइडिया नहीं होगा क्यों लिए, किसके लिए, किसका फ़ायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ। ना मारने वाले को पता होगा कि क्यों मार रहा है, ना मरने वाले को पता होगा कि क्यों मर रहा है। और दुनिया इस तरीके से आगे जा रही है। अभी भी थोड़े से होश के नाखून लीजिए, एआई को पढ़ना शुरू कीजिए। हमने एआई पे किताब भी लिखी हुई है, यहाँ पे आपको लिंक दे रहा हूँ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मेरा एआई का कोर्स भी है। कोशिश करके मैं इंशाल्लाह वहाँ पर जनरेटिव एआई या एल्गोरिथम वारफेयर के ऊपर भी ज़िंदगी ने इजाज़त दी और यूट्यूब ने इजाज़त दी अगर पब्लिश करने के लिए, तो ज़रूर वहाँ पे कोर्स पब्लिश कर दूँगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।